Good morning and welcome again in my chemistry YouTube channel. ओके ऑल राइट, सब लोग खुश हो, मज़ेदार वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं? चलिए, सो गाइज इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मोलैरिटी इन डाइल्यूशन एज वेल एज इन मिक्सचर फॉर्म. ठीक है, तो मिक्सचर फॉर्म में भी मैं मोलैरिटी को डिस्कस किया था. सो गाइज नाउ we are going to start normality, one of the most important concentration term in the history of mole concept. ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन. देयर आर थ्री मेन कंसंट्रेशन टर्म. इस पे बोर्ड पे क्वेश्चन आएंगे. और जो परसेंटेज वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन. जो कंपटीशन में क्वेश्चन ऐसे ही परसेंटेज में दिया रहेगा. ठीक है, सो गाइस बी मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंस अबाउट योर स्टडी. कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो तुम पढ़ रहे हो वो सही है, ये मान के चलो, उस पर अपना पूरा कंसंट्रेशन करो. ठीक है, ये नहीं कि उसने यहाँ से पढ़ा, उसने वहाँ से पढ़ा, कोई मतलब नहीं है. मेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. क्वेश्चन या प्रॉब्लम की सॉल्विंग स्पीड, वो सॉल्विंग स्पीड कैसे डिपेंड करेगी? जो उसको कई बार सॉल्व करोगे, रिवाइज करोगे, तब ये डिपेंड होगा. ठीक है, तो सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना फॉर बेटर फ्यूचर. और सभी लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, क्योंकि फ्यूचर में डॉक्टर्स की कमी आने वाली है. और डॉक्टर्स का फ्यूचर थोड़ा अच्छा है, क्योंकि जानती हो न्यू न्यू टाइप के वायरस आएंगे तो नए नए डॉक्टर्स जन्म लेंगे. ओके गाइज, सो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं. न्यू कंसंट्रेशन टर्म इज नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल एन से डिफाइन करेंगे. किससे डिफाइन करेंगे? कैपिटल एन. ओके, नॉर्मेलिटी होता क्या है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो लिख लो, डिफिनेशन लिखो. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अभी मत, ग्राम इक्विवेलेंट को डिफाइन करेंगे. इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ solution. Solution is the combination of solute plus solvent. ओके, ये तो मैं ऑलरेडी अच्छे से तुम लोग को बता चुका हूँ. इस पे तुम कॉन्फिडेंस रहो. कंसंट्रेशन टर्म जितना मैं पढ़ाऊँगा 100% क्लियर हो जाएगा आपका. बस सभी को आपस में लिंक करना मेरा काम है. ठीक है, मैं सबको लिंक कर दूंगा. परसेंटेज वॉल्यूम को नॉर्मेलिटी से लिंक कर दूंगा, मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी लिंक कर दूंगा, मोलैरिटी को भी नॉर्मेलिटी से लिंक करेंगे. लिंक करने के स्टडी में क्या रहेगा? कंफ्यूजन नहीं होगा. ओके, ऑल राइट. सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, दिस इज द मेन टर्म ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या बनेगा? number of gram equivalent present in divided by volume of solution in liter. ठीक है, L फॉर लीटर. तो पॉइंट समझ में है ना? वॉल्यूम किसमें ऑलवेज टेकन इन लीटर फॉर्म. ओके, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड में इक्विवेलेंट मास.
दो टर्म है यहाँ पे, मास ऑफ सल्यूट ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा ऑलवेज क्वेश्चन में, ये क्या है क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ओके, अब नया टर्म आ गया, व्हाट इज इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास को समझिएगा, इक्विवेलेंट मास जोश ना कम होने पाए जुनून के साथ। तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर, ठीक है। एन फैक्टर क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे, इसको हम डिफाइन कर चुके हैं एसिड बेस साल्ट के केस में, ठीक है। तो एन फैक्टर या फिर नंबर या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आगे तुमको बताया जाएगा कि मोलर मास चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, ऑल राइट, क्लियर। तो ये तुम्हारा है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो फार्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है बताएंगे तुमको भी, बेसिसिटी और एसिडिटी होती है, ठीक है, या फिर मोलर मास अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इक्विवेलेंट मास निकालना हमने ऑक्सीडेशन नंबर जब पढ़ाया था, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर एक पढ़ाया था, फर्स्ट चैप्टर इन 11th क्लास, उसमें मैंने डिस्कस किया था इक्विवेलेंट मास को फाइंड करना, याद है ना। ओके, याद है तो अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, एन फैक्टर को हम लोग वैलेंसी फैक्टर ही बोलते हैं, इसके प्लेस पे हम लोग एन फैक्टर या फिर इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, या फिर वैलेंसी फैक्टर। ओके, जीनियस। सो गाइज, आई एम गोइंग टू रफ, नोट डाउन। ओके, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट मास, फिर डालो इक्विवेलेंट मास। पहला पॉइंट आ जाएगा फॉर एसिड, एसिड के लिए डिफाइन करेंगे। तो एसिड में भी फॉर एग्जांपल मोनोबेसिक, मोनोबेसिक एसिड है, फॉर एग्जांपल HCl, हाउ मेनी H प्लस आयन गिव, H प्लस प्लस Cl माइनस एक्वस सोल्यूशन, ये क्या देगा, एक्वस सोल्यूशन। पॉइंट समझ में आया ना। वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H प्लस और Cl माइनस एक्वस सोल्यूशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, एन फैक्टर की। तो हियर एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू कितनी रहेगी, ऑलवेज 1 फॉर मोनोबेसिक एसिड। पॉइंट समझ में आया ना। तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1 है, मोनोबेसिक है ना। इसके बाद सेकंड ले लो, डाई बेसिक, मीन्स हो जाएगा बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, बेसिसिटी 2 हो जाएगी। बेसिसिटी ऑलवेज फाइंड फॉर द एसिड एंड एसिडिटी ऑलवेज फाइंड फॉर द बेस। तो यहाँ पे डाई बेसिक है, मीन्स 2,
कैसे? फॉर एग्जाम्पल H2SO4, इसको अगर हम वाटर में ऐड करेंगे एक्वस सोल्यूशन में, दिस प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एसिड है 100% आयोनाइज इनटू इट्स एंड मीन्स 2H प्लस सल्फेट आयन में ब्रेक हो जाएगा एक्वस फॉर्म में। ऑलराइट, तो हियर एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर बिकम्स 2। यहाँ पे एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अच्छा, फॉर दिस केस मान लीजिए इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, बताइए। अब क्वेश्चन पूछ लिया गया इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl, जरा समझ लो इसी को सामने, ठीक है, यहीं पे सामने बता रहे हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl बिकम्स, तो मास ऑफ HCl हो जाएगा डिवाइड में एन फैक्टर वैल्यू 1। यहाँ पे इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 बिकम्स मास ऑफ H2SO4, वैसे होता क्या है, मोलर मास की बात कर रहे हैं, ठीक है, मोलर मास की, मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिख लो इसका मोलर मास, ये भी आपका मोलर मास है, डिवाइड में एन फैक्टर की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो इन इसके लिए ये आ जाएगा, और फॉर दिस इज द इक्विवेलेंट मास। थोड़ा सा नॉर्मेलिटी अच्छा है, ठीक है, पर नॉर्मेलिटी समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट मास अभी निकालना मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये ऑलरेडी सब सीख चुके हो। जो बच्चा 11 से मेरे पास पढ़ रहा है वो सब कुछ जानता है, ना नहीं बोल सकता हूँ, हर चीज़ हमने पढ़ाई है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए पढ़ा हो सकता है। Okay guys, so ओके, इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4। अब देखो हमने एसिड बताए थे कुछ, थर्ड आ जाओ, इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पे कितना H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, इसको डिफाइन करने के लिए ड्रा द H3PO4 स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो P से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, रिमेनिंग ऑक्सीजन कितने हैं सबको अटैच कर लो, इसके बाद हाइड्रोजन लगा लो, इधर से भी हाइड्रोजन, दिस इज द H3PO4। ओके, अब देखो यहाँ पे हाउ मेनी H प्लस आयन प्रोड्यूस, तो ये एक H प्लस आयन प्रोड्यूस हो जाएगा, एक दूसरा, एक तीसरा, मीन्स अगर हम लोग H3PO4, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं तो 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इस प्रकार इन द सेम वे इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 बिकम्स, क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ H3PO4, मोलर मास ऑफ H3PO4 डिवाइड बाई n फैक्टर मीन्स 3। दिस इज द फार्मूला फॉर द इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4। फार्मूला नहीं सॉल्व कर सकते इसको, H3PO4 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद H3PO4 के बाद H3PO3, नाउ H3PO3 दूसरा है, इसके लिए इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, ड्रा द फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो यहाँ से फास्फोरस से अटैच ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, फास्फोरस से अटैच ऑक्सीजन, अगेन
यहाँ पे क्या बनेगा, एक ऑक्सीजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे यूटिलाइज हो गए, बट हाइड्रोजन आर 3। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन एंड डायरेक्टली अटैच एक हाइड्रोजन। जो फास्फोरस से डायरेक्टली अटैच रहेगा हाइड्रोजन, दैट डज नॉट break into aqueous solution in the form of H plus ion. So only this H plus ion will produce, okay, not this H plus ion. तो ये ब्रेक नहीं होगा, सिर्फ ये दोनों H plus ion ब्रेक होंगे। In the same way the basicity of this H3PO4 becomes 2। तो यहाँ पे ठीक है, ये ट्राई बेसिक हो जाएगा, दिस इज द ट्राई बेसिक। ये क्या होता है, ट्राई बेसिक होता है, दिस इज द डाई बेसिक, ठीक है। मीन्स H प्लस आयन कितना रहेगा, मीन्स देखा जाए तो H3PO3, ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा 2H प्लस PO3 2 माइनस। इन द सेम में इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO3, इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO3 becomes मास ऑफ, कौन सा मास, मोलर मास की बात कर रहे हैं, H3PO3 डिवाइड में क्या हो जाएगा, n फैक्टर फॉर दिस इज 2, डाई बेसिक, दिस इज द आंसर। ओके, ये सब पढ़ा चुके हैं, फिर से रिवीजन करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो चुल्लू भर पानी में लेके समाधि ले लो। ओके, देखो, नाउ कम टू द नेक्स्ट। एक और है एसिड हमारा, जो भी नंबर है कोई मतलब नहीं, H3PO2 है, H3PO2, इसका इक्विवेलेंट मास बताना है, ठीक है। इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो H3PO2 का ड्रा द स्ट्रक्चर, तो फास्फोरस अटैच ऑक्सीजन, रिमेनिंग ऑक्सीजन आर 1 ऑक्सीजन एंड रिमेनिंग हाइड्रोजन आर 3, एक ऑक्सीजन से लगा दो। दिस इज द मोनो बेसिक एसिड, ये क्या तुम्हारा है, मोनो बेसिक एसिड। ओके, मीन्स यहाँ पे 1H प्लस आयन आर प्रोड्यूस इन द एक्वस सोल्यूशन। तो H3PO2 का जब ब्रेक कराएंगे वाटर के साथ तो H प्लस प्लस, पिछले कुछ गलत करा दिया गया, H2PO2 माइनस। अच्छा, पीछे हमने कुछ गलत पढ़ा दिया क्या, हमने बताया था, पीछे बताया था, फिर से देख लो, रिवीजन कर लेना। H3PO3 पढ़ाया था, इसका जब ब्रेक डाउन कराएंगे तो ये बनेगा H2, मतलब 2H प्लस प्लस HPO3 2 माइनस। ये कर लेना, थोड़ा सा चेंज कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेना इसको, H3PO3 का, ठीक है। H3PO4 का सही था, इसको थोड़ा चेंज कर लेना, ठीक है, चेंज इन लास्ट, अभी जो पढ़ाया ना उसमें चेंज कर लो। ओके, इसका क्या बनेगा, H3PO2 H प्लस प्लस H2PO2 माइनस। ओके, क्योंकि ये H दोनों H जो है तुम्हारे जो फास्फोरस से डायरेक्टली अटैच है, दैट कैन नॉट बी आयोनाइज इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आयन। ये दोनों आयनाइज नहीं होंगे, सिर्फ ये आयनाइज होगा, तो ये सिंगल H प्लस आयन प्रोड्यूस होगा। इन द सेम में पीछे जो बताया था ना डाई बेसिक, उसको थोड़ा यहाँ पे H लगा लेना, वहाँ पे H नहीं लगाया है, आई एम वेरी वेरी एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, सो गाइस इसके लिए देखते हैं। हाँ, अब यहाँ बताइए इसके लिए इक्विवेलेंट मास क्या बनेगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO2, व्हाट विल बी द आंसर। तो
तो मोलर मास ऑफ H3PO2, मोलर मास ऑफ H3PO2 डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड वैल्यू 1 आ जाएगी। दिस इज योर फाइनल। ओके, इस सब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, बताइए क्यों पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, इसके लिए ग्राम इक्विवेलेंट पूछ लिया गया, मान लीजिए एनी हाउ किसी ने पूछ लिया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H3PO2, तो क्या बन जाएगा, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये बनेगा फार्मूला। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया ना, ये तो पढ़ाया था ना। तो ये इक्विवेलेंट मास यहाँ से निकाल लिया, मास जो रहेगा कौन सा रहेगा, गिवन रहेगा, अमाउंट, ये मास जो होता है गिवन होता है। ऑलराइट, मजे के साथ। ओके, तो ये थे एसिड थे, HCl बताया, H2SO4 बताया, H3PO4 बताया, H3PO2 बताया, H3PO3 बताया। ठीक है, और डिफरेंट एसिड मैंने HClO4 वगैरह काफ़ी एसिड हैं, कोई बात नहीं है, सारे बताए जाएंगे। तो वो बेस के लिए, बेस के लिए ए क्या आ जाएगा, एसिडिटी, एसिडिटी, एसिडिटी जिसकी 1 है, मतलब मोनो एसिडिक, ये क्या है, मोनो एसिडिक, मतलब सिंगल OH माइनस आयन प्रोड्यूस ऑन डिजॉल्विंग इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो क्या हो जाएगा, पहला तो 1 क्या बनेगा, 1 OH माइनस, ठीक है, निकलेगा। तो पहला स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, NaOH, इसको लोग ऐड करेंगे वाटर में। ठीक है, तो क्या बनाएगा, Na प्लस प्लस OH माइनस इक्वस, ये भी बनेगा इक्वस, क्लियर। तो ये बनेगा मोनो एसिडिक। अब इसके लिए पूछ लिया, मान लीजिए कि बताइए इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH बिकम्स, क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ NaOH, मोलर मास ऑफ NaOH डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, n फैक्टर, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, मतलब डिवाइड बाई एसिडिटी, नंबर ऑफ एसिडिटी कितना है, 1 है। दिस इज द, डब्बा बंद करो नहीं भाग जाएगा कहीं देखो, अच्छा ये तो हो गया, ठीक है, NaOH हो गया। इसके बाद अब देखो डाई बेसिक वैल्यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्या बताया था ना, फर्स्ट और सेकेंड मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मान लीजिए आ गया। ठीक है, इसका में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो व्हाट इज द आंसर, बताइए, इक्विवेलेंट मास व्हाट विल बी द आंसर। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो रहेगा, दिस बिकम Ca2 प्लस, इसके बाद 2OH माइनस। नाउ दिस इज द मोनो, नहीं डाई एसिडिक, ये क्या तुम्हारा है, ये तुम्हारा कितना, डाई एसिडिक है, मीन्स इसकी एसिडिटी कितनी है, 2 है। ओके, इसका एसिडिटी कितना है, 2 है। सो अब जरा समझिए, अब आता है क्वेश्चन इक्विवेलेंट मास ऑफ, तो निकाल सकते हो ना। तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी, क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो मोलर मास डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ OH आयन आर प्रोड्यूस इन द एक्वस सॉल्यूशंस आर 2, देन डिवाइड बाई 2। ओके, ऑल राइट। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए आप लोग, और अच्छा खाना खाइए,
स्वस्थ रहिए, बॉडी बिल्डिंग बनाइए, अच्छे से तन मन धन से पढ़िए आप लोग। चलिए ओके, सो गाइज एक और ट्राई एसिडिक देखो हाइड AlOH का होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ट्राई एसिडिक बेस, ये क्या है? ट्राई एसिडिक बेस है। यहाँ पे एसिडिटी की वैल्यू 3 है। ओके, सो AlOH का होल थ्राइस, अगर हमने इसका एक्वस सोल्यूशन लिया तो ये बनेगा 3Al, हाँ 3Al 3 प्लस प्लस 3OH माइनस, मीन्स यहाँ पे 3 OH माइनस आर प्रोड्यूस इन द एक्वस सोल्यूशन। ओके, तो इक्विवेलेंट मास becomes of aluminum hydroxide will be molar mass of aluminum hydroxide डिवाइड में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। दिस इज योर फार्मूला। इसको डिब्बा बंद कर लो, भागने ना पाए। तो ये था एसिड और बेस के लिए हमने एसिडिटी और बेसिसिटी को डिफाइन किया। अगेन फॉर साल्ट, अब साल्ट में आएंगे थोड़ा सा एन फैक्टर को डिफाइन करने के लिए। अगला हेडिंग डालो फॉर साल्ट, ठीक है। साल्ट में तो यहाँ पे आ जाएगा, कुछ और देख लेते हैं हम लोग। साल्ट में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को डिफाइन करेंगे। इसका ध्यान में रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट साल्ट इज NaCl। NaCl क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से न्यूट्रलाइज हुआ साल्ट है, तो स्ट्रॉन्ग साल्ट हो जाएगा। तो NaCl को अगर हम वाटर में ऐड करते हैं, मतलब एक को सोल्यूशन में ऐड करेंगे, तो ये तुम्हारा Na प्लस और Cl माइनस में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। तो इन द सेम वे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर 1, तो यहाँ पे एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? या वैलेंसी फैक्टर बिकम्स वैल्यू 1, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर 1। ओके, इन द सेम वे सेकेंड साल्ट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। Na2CO3 कैसे बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और H3, इसको जब बनाने के लिए क्या करोगे? सिंपल सी बात है, वाटर से रिएक्शन करा दो। अगर तुम्हें पता करना किससे मिलके बना है तो तुरंत रिएक्शन करा दो वाटर से, तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये बन जाएगा 2 और यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है। 2 NaOH 2 2 4 3 3 2 5 3 3 2 5, सही है। अब देखो, किसी भी साल्ट को डिफाइन करना है किस बेस और किस एसिड से मिलके बना है, तो उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा दो। हमने करा दिया वाटर के साथ रिएक्शन, तो NaOH प्लस H2CO3। लेकिन एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? नमक है, इसको अगर तुमने वाटर में ऐड करा दिया तो क्या बताइए NaCl किससे मिलकर बनता है? NaCl बनता है, वाटर में ऐड कराओगे तो बनेगा NaOH प्लस HCl से मिलके बनता है। NaOH होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, HCl होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। लेकिन मुझे पता करने के लिए क्वेश्चन में आएगा ना, ये कहाँ पढ़ाया है, याद करो, दिमाग घंटी बजाओ, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया है।
कि साल्ट किसका होता है, ठीक है। तो ये पता करने के बाद वाटर से रिएक्शन कराएंगे तुरंत पता हो जाएगा। NaOH प्लस HCl से मिलके बना है। अब देखो NaOH HCl तो बनेगा नहीं वाटर में, नॉर्मल रहेगा ना, बस पता करने के लिए होता है। अब बताइए Na2CO3 प्लस NaOH प्लस H2CO3 बनेगा, ठीक है। तो ये बना किससे है बताइए, ये बना है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है। H2CO3 इज द कार्बोनिक एसिड एंड वीक एसिड होता है, ओके। अब जरा फिर से करते हैं, Na2CO3 की इक्वल सोल्यूशन में रिएक्शन कराएंगे तो 2Na प्लस कितने पॉजिटिव आयन, 2 पॉजिटिव आयन्स आएंगे और कार्बोनेट आयन्स का फॉर्म होगा। इस प्रकार इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ Na2CO3 डिवाइड बाई 2, ओके। समझ में आया, सारा कुछ सीरीज फॉर्म में चल रहा है। तो ये साल्ट में 2 बताए, यहाँ पे n फैक्टर 1 था, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स आर 2, हेंस n फैक्टर इज 2। साल्ट के लिए नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को लेंगे। क्लियर है।